राम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी सलाम। शादी की रस्म पूरी होते होते रात के 2 बज गए थे। ज़्यादातर बाराती सो चुके थे। गिने चुने लोग ही दूल्हे के साथ विवाह मंडप में मौजूद थे। कमल उपाध्याय अतिरिक्त उत्साह में हरीश के साथ हर जगह मौजूद था। घर परिवार के सदस्य की तरह सारी व्यवस्था कमल उपाध्याय की देखरेख में संपन्न हो रही थी। हरीश और कमल के संबंध ही कुछ ऐसे थे। फेरों से लौटकर वे बरामदे में ऐसी जगह तलाशने लगे जहां थोड़ी देर पीठ टिकाकर पांव सीधे किए जा सकें। छोटे से बरामदे में एक साथ इतने सारे लोग गुडमुड होकर सोए थे। कहीं ऐसी जगह नहीं बची थी कि खुलकर लेटा जा सके। बारात ठहराने के लिए स्कूल का बरामदा ही मिल पाया था। प्रधान जी ने स्कूल खोल देने की हामी तो भर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर हेडमास्टर कहीं रिश्तेदारी में चले गए थे। काफ़ी भाग दौड़ के बाद भी चाबी नहीं मिली थी। आखिर हार कर बारात को बरामदे में ही ठहरना पड़ा था। स्कूल में जो हैंडपंप था, एक रात पहले किसी ने उसका हत्ता और वाल्व भी खोल दिए थे। पीने के पानी का और कोई इंतज़ाम वहाँ नहीं था। बड़ी मुश्किल से 2 मिट्टी के घड़े ही मिल पाए थे। रोशनी के नाम पर भी सिर्फ अंधेरा ही था। सड़क के लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी बरामदे तक आकर अंधेरे में तब्दील हो गई थी। हरीश ने दूल्हेपन के भार को उतारकर दीवार के सहारे पीठ टिका दी। कमल के लिए जगह बनाते हुए बोला, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो, थक गए होंगे। तुम्हें तो यहाँ काफ़ी अटपटा लग रहा होगा। कमल ने मोजे और जूते सहेजते हुए कहा, रात भर की ही तो बात है, किसी तरह गुजर जाएगी। गांव के बारे में सिर्फ पढ़ा था, देखा आज ही है। कैसा लग रहा है? हरीश ने कमल को अपनी ओर खींचा। कैसा क्या, हालत दयनीय है। कितना धैर्य है लोगों में। कमल ने गहरी सांस ली। बरामदे के किनारे पर 2 बुजुर्ग अभी तक जगे थे। रुक रुक कर बातचीत कर रहे थे। हरीश और कमल की वार्तालाप सुनकर उनकी ओर मुखातिब हुए। उनमें से एक बोला, बेटे हरीश, तुम्हारा ये दोस्त पहली बार गांव आया है क्या? हाँ ताऊ जी, उत्तर कमल ने दिया। कौन बिरादर हो? बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाई। ताऊ, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि यह मेरा दोस्त है और मेरी बारात में शामिल है? हरीश ने नाराज़गी व्यक्त की। बुजुर्ग किसी ज़माने में अंग्रेज अफसर की सेवा टहल में थे। जब भी मौका मिलता दिखाने की कोशिश करते। मैंने कोई इंसल्ट बात कही है क्या जो बुरा मान गए? बुजुर्ग चुप हो गया। ताऊ जी, आपकी बात का बुरा क्या मानना? मैं ब्राह्मण हूँ, और कुछ पूछना हो तो पूछिए। कमल ने विनम्रता दिखाई। बुजुर्ग ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। सो जाओ कमल, सुबह होने में अब ज़्यादा देर नहीं है। हरीश ने बात बदलने की कोशिश की। कमल सोने का प्रयास करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, हरीश, सो गए क्या? सुबह क्या होगा? हरीश की आंखों में नींद भरी हुई थी। अलसाए स्वर में बोला, सुबह क्या मतलब? हरीश, सुबह जल्दी उठने की आदत है मेरी। चाहे देर रात 2 बजे सोऊं, नींद 5 बजे ही टूट जाती है। माँ सुबह 5 बजे से ही पूजा पाठ में लग जाती है। उनकी कटर पटर से मैं भी उठ जाता हूँ। बरसों से ऐसा ही चल रहा है। माँ सुबह सुबह चाय बनाकर मेरे हाथ में थमा देती हैं।
अब तो ऐसी आदत पड़ गई है कि यदि 6 बजे तक चाय न मिले तो सिर भारी होने लगता है। कमल ने अपनी तकलीफ सुनाई। यहाँ सुबह सुबह 6 बजे चाय कहीं मिलेगी? हरीश ने असमर्थता जताई। बुजुर्ग ने बीड़ी सुलगा ली थी, जो अंधेरे में चमक पैदा कर रही थी। कमल से बोले, बाबूजी, गांव के बाहर एक दुकान तो है, आप सुबह जाकर देख लेना, शायद मिल जाए। आपने देखी है दुकान? कितनी दूर है? कमल ने उत्सुकता दिखाई। पास ही है, शाम को मैंने वहाँ से बीड़ी का बंडल खरीदा था। सामने जो गली है उससे सीधे चलते जाना, गली खत्म होते ही सड़क है, वहीं पर एक दुकान है, बुजुर्ग ने बताया। सुबह उठते ही कमल चाय की तलाश में निकल पड़ा। गली लगभग सुनसान थी। इक्का दुक्का लोग अजीब सी बुक्कल मारे आ जा रहे थे। रात वाली चहल पहल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। खड़ंजे पर फिसलन थी। नालियों में बहते पानी से बचते बचाते वह गली के मुहाने पर एक खुली और रेतीली जगह पर आ गया। सामने ही सड़क के पार एक छप्पर नुमा दुकान थी, जिसमें एक किनारे पर भट्टी बनी थी। भट्टी के साथ ही एक चबूतरा भी था, जिस पर लकड़ी के खोखे में पान, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू की थैलियां रखी थी। साथ ही 2-3 बदरंग के डिब्बे रखे थे। भट्टी में सुलगते कोयलों से गहरा काला धुआं निकल रहा था, जिसका कसैलापन उसने अपने फेफड़ों में महसूस किया। दीवार पर किसी सिने तारिका का अर्धनग्न बदरंग कैलेंडर टंगा था, जो धूल और धुएं के हमलों से मटमैला हो गया था। भट्टी के पास ही एल्युमिनियम की एक बड़ी सी केतली रखी थी, जिसका रंग स्याह काला पड़ गया था। कुछ कांच के मटमैले गिलास, कप प्लेटें और शीशे के एक जार में कुछ बिस्किट पड़े थे। भगोना बाहर से काला और भीतर से भूरा मटमैला दिखाई पड़ रहा था। आसपास मक्खियों के झुंड भिनभिना रहे थे। चबूतरे पर ही एक जर्जर सा बूढ़ा आदमी मैले चीकट कपड़ों में उकड़ूं बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके हाथों पैरों की नसें उभरी हुई थी, जैसे किसी ने शरीर का मांस उतार कर त्वचा हड्डियों से चिपका दी हो। पास ही एक पुरानी सी बेंच पड़ी थी, जिसकी हालत उस बूढ़े आदमी से भी बदतर थी। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की। बेंच चरमराई। किसी तरह अपने आप को बेंच पर टिकाकर कमल ने बूढ़े से कहा, चाय मिलेगी? मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। बूढ़े ने बीड़ी का आखिरी कश खींचा। कमल दुकान में रखी हर चीज को उत्सुकता से देख रहा था। उसके जेहन में माँ का ख्याल आ गया। यदि इस समय घर में होता तो माँ गरम गरम चाय लेकर आती। चाय बनाते समय भी माँ कोई ना कोई श्लोक दोहराती रहती है। धुएं का झोंका कमल के मुंह और आंखों में भर गया। उसने जेब से रुमाल निकालकर नाक मुंह पर रखा। कड़वाहट उसके भीतर समा गई थी। कितनी देर लग जाएगी चाय में? कमल ने जिज्ञासा की। बस अभी हो जाएगी, भट्टी सुलग रही है। बैठो आप, चाय वाले ने आश्वस्त किया। चाय वाला लोहे के सरिये से भट्टी में कोयले संवारने लगा। नए दिख रहे हो बाबूजी, कहाँ से आए हो? चाय वाले ने बात शुरू की। देहरादून से, कमल ने सहजता से कहा। उसका ध्यान सुलगती भट्टी पर टिका था। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। देहरादून से तो कल एक बारात भी आई है। चाय वाले ने प्रश्न की तरह कहा। हाँ, मैं उसी बारात में आया हूँ। वह बारात तो चूहड़ों के घर आई है। चाय वाले की जिज्ञासा गाली में बदल चुकी थी। तो क्या हुआ? कमल ने सवाल किया। चाय वाला एकदम चुप हो गया था। उसकी चुप्पी ने कमल को संशय में डाल दिया था।
चाय वाले के हाव भाव बदल गए थे। वह भट्टी के पास से हटकर इधर उधर के काम करने लगा था। कभी इस डिब्बे को उठाकर उधर रख रहा था, कभी मटके से पानी निकालकर कनस्तर में भर रहा था। भट्टी सुलग कर लाल लाल अंगारों में बदल गई थी। अंगारों से लपटें उठ रही थी, लेकिन चाय बनने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। कमल का गला खुश्क होने लगा था। भट्टी तो धड़क गई है, एक कप चाय बना दीजिए, कमल ने शालीनता से कहा। चाय वाला अनसुना करके अपने काम में लगा हुआ था। कमल का धैर्य टूटने लगा। भाई चाय बना दो, चाय वाले ने वहीं से जवाब दिया। तुझे यहाँ चाय न मिलने की। चाय वाले की आवाज़ में रूखापन था, जिसे महसूस करते हुए कमल ने तीखेपन से पूछा, लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था चाय मिलेगी। कहा था और अब कह रहा हूँ नहीं मिलेगी, चाय वाले ने कठोरता से कहा। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित था, फिर भी नम्रता से बोला, लेकिन भाई साहब हुआ क्या है? क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? चाय वाला उसकी ठीक सामने तन कर खड़ा हो गया। दोनों हाथ कोलों पर टिकाकर सीना चौड़ा करते हुए बोला, यो पैसे शहर में जाके दिखाना। 2 पैसे हो गए जेब में तो सारी दुनिया को सिर पे ठाए घूमो। ये शहर नहीं गांव है। यहाँ चूहड़े चमारों को मेरी दुकान में तो चाय ना मिलती, कहीं और जाके पियो। कमल की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने चाय वाले को आग्ने नेत्रों से घूरा। आवाज़ में सख्ती भरकर बोला, चूड़े चमारों को नहीं मिलती है तो किसे मिलती है? चाय वाला उसकी बात अनसुनी करके फिर अपने काम में लग गया था। कमल को वह असभ्य वन मानुष दिखाई पड़ रहा था। उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी क्या जात है? चाय वाला भभक पड़ा। मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? अब चूहड़े चमार भी जात पूछने लगे। कल युग आ गया है, कल युग। हाँ, कल युग आ गया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते हो तो सुनो। मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब तो जानते ही होंगे, या समझाऊं? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। कमल ने आंखें तरेर कर कहा। चूहड़ों की बारात में बामन? चाय वाला कर्कशता के साथ हंसा। शहर में चूतिया बनाना, मैं तो आदमी को देखते ही पहचान लूं कि किस जात का है, चाय वाले ने शेखी बखारी। उनका वार्तालाप सुनकर राह चलते लोग ठिठक कर मजा लेने लगे। सुबह सुबह का वक्त था, देखते ही देखते लोग जमा हो गए। लोगों को देखकर चाय वाले की बूढ़ी हड्डियों में जोश आ गया था। आवाज़ का तेवर चढ़ने लगा। बल्लू रांगड़ का रामपाल भी भीड़ देखकर ठिठक गया। माजरा क्या है जानने के लिए चाय की दुकान की ओर बढ़ा। बूढ़ा चाय वाला किसी शहरी को फटकार रहा था। रामपाल ने छूटते ही पूछा, चाचा कौन है यो? रामपाल को देखते ही चाय वाला और बिफर पड़ा। चूहड़ा है, खुद को बामन बता रहा है। जुम्मन चूहड़े का बाराती है। अब तुम लोग ही फैसला करो, जो यो बामन है तो चूड़ों की बारात में क्या मूत पीने आया है? जात छिपा के चाय मांग रहा है। मैंने तो साफ कह दी, बुद्धू की दुकान पे तो मिलेगी ना चाय चूड़ों चमारों को, कहीं और ढूंढ ले जाके। चाय वाले ने आसपास खड़े लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। दुबला पतला सा रामपाल सीकिया पहलवान था। गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, बारीक मूछें, तेल से चीकट बाल, कुल मिलाकर ऐसा हुलिया जिसे देखकर यह अंदाज बिल्कुल नहीं हो सकता था कि इस 1.5 हड्डी के आदमी का गांव भर में दबदबा है। रामपाल को देखते ही खुसर पुसर एकदम शांत हो गई थी। कमल भी स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा महसूस करने लगा था। उसने आसपास खड़े लोगों पर नज़र डाली। उसने उनकी बात का विरोध करने के लिए मुंह खोला। भाइयों, बात पूरी होने से पहले ही रामपाल ने उसे डांटा। ओ शहरी,
जनखे हम तेरे भाई हैं। साले जबान संभाल के बोल, गांड में डंडा डाल के उलट दूंगा। जाके जुम्मन चूड़े से रिश्ता बना। इतनी जोरदार लौंडिया लेके जा रहे हैं शहर वाले। जुम्मन के तो सींग लिकड़ आए हैं। अरे लौंडिया को किसी गांव में ब्याह देता तो हमारे जैसों का भी कुछ भला हो जाता। एक तीखी हंसी का फव्वारा छूटा। आसपास खड़े लोगों ने उसकी हंसी में अपनी हंसी मिला दी। कमल को लगा जैसे अपमान का घना बियाबान जंगल उग आया है। उसका रोम रोम कांपने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों पर निगाहें डाली। हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उसने पहली बार अखबारों में छपी उन खबरों को शिद्दत से महसूस किया जिस पर विश्वास नहीं कर पाता था वह। फला जगह दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, फला जगह आग में भून दिया, घरों में आग लगा दी। जब जब भी हरीश इस तरह का समाचार कमल को सुनाता, वह एक ही तर्क दोहरा देता था। हरीश, अपने मन में हीन भावना निकालो। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और तुम लोग वहीं के वहीं हो। उगते सूरज की रोशनी को देखो, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो सब कुछ अपने आप मिट जाएगा। लेकिन इस वक्त कमल के सामने हरीश का एक एक शब्द सच बनकर खड़ा था, सच साबित हो रहा था। कमल ने फिर से साहस बटोरा और विरोध किया। क्या यही है गांव का अतिथि सत्कार? आप लोग अपने ही गांव की लड़की के लिए ऐसी बातें कर रहे हो? क्या वह इस गांव की बेटी नहीं है? कमल आगे कुछ और बोलता, उससे पहले ही रामपाल अपने वजूद से ज़्यादा शक्ति से चीख कर बोला, जा चुपचाप चला जा, वरना एक भी जिंदा वापस ना जा सकेगा। ना वो लौंडिया ही जा पाएगी। कमल को धक्का देकर छप्परनुमा दुकान से बाहर कर दिया रामपाल ने। कमल कोई बावेला खड़ा करना नहीं चाहता था। सीने में उठ रहे ज्वार को उसने शांत रखा। उसे हरीश का ख्याल आ गया। वक्त की नज़ाकत भांप कर चुप रह जाना ही ठीक लगा। सड़क से उतरकर वह रेतीले रास्ते पर आ गया। उसकी रग रग में अंगारे दहक रहे थे। लड़कों का झुंड उसके पीछे लग गया था। वे कमल को चिढ़ाने का प्रयास करने लगे। चूहड़ा चूहड़ा चूहड़ा, वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। प्रत्येक शब्द नश्तर की तरह उसके जिस्म को चीर कर लहूलुहान कर रहा था। कमल लड़कों से बचकर गली की ओर लपका। तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए वह जनवासे में पहुंचा। उसकी सांस फूल गई थी। मूड बुरी तरह उखड़ा हुआ था। जिस्म पर अभी तक हजारों चींटियां रेंग रही थी। पोर पोर गर्म दहकते लावे सा जल रहा था। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है? कुछ नहीं, ठीक हूँ। कमल ने गहरी सांस ली। कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। चाय का इंतज़ाम कराया है, बस तुम्हारा ही इंतज़ार था, हरीश ने कहा। कमल दीवार के सहारे टिक कर बैठ गया, चुपचाप, जैसे विचारों की सुनसान पगडंडियों पर अकेला विचरण कर रहा हो। उसे इस तरह खामोश देखकर हरीश ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी है, कमल ने टालना चाहा। उसके जेहन में 15 वर्ष पुरानी घटना दस्तक देने लगी, जिसकी स्मृति मात्र से ही उसके शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। उस रोज कमल हरीश को पहली बार स्कूल से सीधा अपने घर ले गया था। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अपनी माँ से हरीश को मिलाया था। माँ ने दोनों को खाने के लिए कुछ दिया था। हरीश ने पहला कौर उठाकर मुंह में रखा ही था कि कमल की माँ ने पूछा, बेटे, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं, हरीश ने सहजता से उत्तर दिया।
हरीश का जवाब सुनते ही कमल की माँ आग बबूला हो गई थी। कमल के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था। पता नहीं कहाँ कहाँ से इन कंजड़ों को पकड़कर घर ले आता है। खबरदार जो आगे से किसी हरामी को दोबारा यहाँ लाया। कमल पर यह हमला अप्रत्याशित था। वह न रोया न कोई प्रतिरोध ही कर सका था। सिर्फ सिर्फ फटी फटी आंखों से माँ के गुस्से से भरे चेहरे को देखता रह गया था। माँ ने हरीश को भी ढेर सी गालियाँ देकर घर से भगा दिया था। माँ की दुत्कार फटकार से हरीश बुरी तरह आहत हुआ था। उसे पहली बार लगा था कमल और वह दोनों अलग अलग हैं। दोनों के बीच कोई फासला है। उसे अपने पड़ोसी सुगना के शब्द याद आ रहे थे। बेटे, बामन से दोस्ती रास नहीं आएगी। लेकिन हरीश ने सुगना की बात को कभी अहमियत नहीं दी थी। कमल उसके लिए अपना था, एकदम सगा, बल्कि अपनों से भी कहीं ज़्यादा। इस घटना ने हरीश के मन पर कई खरोंचें डाल दी थी। हरीश के जाने के बाद माँ लगातार बड़बड़ाती रही थी। सारा घर दोबारा धोया गया था। गंगा जल छिड़ककर जमीन पवित्र की गई थी। कमल के बाल मन में भी एक दरार पैदा हो गई थी। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया था। ढेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे। आखिर आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी है हरीश में? दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था। रात में भी माँ ने बहुत समझाया था, ऊंच नीच बताई थी, फिर भी वह चुपचाप निर्विकार मुद्रा में बैठा था। माँ के सारे दांव उसे मानने में हार गए थे। बेटे, इनके संस्कार गलत हैं। ये छोटे लोग हैं। इनके साथ बैठने से बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। और भी कई बातें माँ ने बताई थी, लेकिन कमल के अनुभव इन सब से भिन्न थे। माँ के तर्कों से जब वह ऊबने लगा तो आखिर उसने माँ से पूछ ही लिया, तुम कभी उनके घर गई हो? उनसे मिली हो? फिर कैसे जानती हो वे बुरे लोग हैं? माँ अवाक होकर कमल का चेहरा देखने लगी थी। कमल की आंखों में गुस्सा नहीं था। ऐसा कुछ था जो धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघल रहा था, जिसे वह पकड़ना चाहती थी, पर उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। माँ ने हार कर एक समझौता कर लिया था, जिसकी जानकारी हरीश को कभी नहीं हुई। हरीश के खाने पीने के लिए कुछ बर्तन अलग रख दिए थे। तब से आज तक कमल एक ऐसी अंधेरी गली में चल रहा था जहाँ रोशनी का कोई कतरा दिखाई नहीं देता है। उसे हमेशा लगता है जैसे वह हरीश से विश्वासघात कर रहा है। कमल को ख्यालों में डूबा देखकर हरीश ने उसे टोका, कहाँ खो गए? लो चाय पियो। एक देहाती लड़का चाय के 2 गिलास थामे खड़ा था। कमल ने एक गिलास उसके हाथ से ले लिया। चाय की चुस्की लेते हुए कमल का बिगड़ा हुआ मूड बदलने लगा। चाय पीने के बाद सिरदर्द से भी थोड़ी राहत महसूस की उसने। सूरज सिर के ऊपर चढ़ गया था। शादी वाले घर में काफ़ी चहल पहल थी। दोपहर के खाने में विशेष इंतज़ाम किया गया था। पास वे कस्बे से नान और मीट बनाने के लिए कारीगर बुलाया गया था। एक मोटा ताज़ा बकरा काटा गया था। पके हुए मीट और गर्म मसालों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। कुछ लोग सुबह से ही दारू पीने बैठ गए थे। काफ़ी हो हल्ला होने लगा था। बच्चों की चिल्लम्पो अलग थी। बड़े बूढ़े हुक्के की गुड़ में अपने ज़माने को याद कर रहे थे। औरतों की व्यस्तता कुछ अलग थी। हरीश की सास ने पुराने कपड़ों पर एक नई ओढ़नी डाल ली थी। दूल्हे को साथ लेकर उसे सलाम पर जाना था। हरीश के पिताजी कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कमल ने परेशानी का कारण जानना चाहा तो वे टाल गए। सुबह से ही कुछ चल रहा था जिसका थोड़ा आभास कमल को होने लगा, लेकिन कोई भी उसके सामने खुलकर बात नहीं कर रहा था। हरीश के ससुर जुम्मन ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी थे।
परिवार गांव में रहता था। पारंपरिक जीवन था। गांव के कई परिवारों में साफ सफाई का काम हरीश की सास करती थी। जुम्मन की बड़ी लड़की बाप के साथ ऋषिकेश में ही रहती थी, सरकारी मकान में। आस पड़ोस की देखा देखी जुम्मन ने उसे भी स्कूल भेज दिया। देखते देखते उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। साथ ही उसमें सुघड़ता भी आ गई थी। अच्छा परिवेश पाकर उसमें बदलाव आ गया था। गांव भर की लड़कियों से अलग दिखाई पड़ती थी। वैसे इस गांव की वह पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल पास किया था। जुम्मन की घरवाली जिन परिवारों में काम करती थी उनमें अधिकतर रांगड़ थे। गांव देहात के नियम कायदे के हिसाब से हरीश को सलाम के लिए विदाई से पहले रांगड़ों के दरवाजे पर जाना था। यह एक रस्म थी जिसे न जाने कितनी सदियों से निभाया जा रहा था। हरीश के पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था, हम सलाम पर अपने लड़के को नहीं भेजेंगे। रांगड़ परिवारों से कई बार बुलावा आ चुका था। बिरादरी के बड़े बूढ़े अपने अपने तर्क देकर ऊंच नीच समझा रहे थे। बाप दादों की रीत है, एक दिन में तो ना छोड़ी जावे है। वे बड़े लोग हैं, सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो ठीक नहीं है। और इसी बहाने कपड़ा लत्ता बर्तन भांडे भी नेक दस्तूर में आ जाते हैं। हरीश ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था, मुझे न ऐसे कपड़े चाहिए न बर्तन। मैं अपरिचितों के दरवाजे सलाम पर नहीं जाऊंगा। हरीश ने जब जब भी किसी दूल्हे या दुल्हन को इस तरह दरवाजे दरवाजे घूमते देखा, उसे लगता था जैसे स्वाभिमान को चिंदी चिंदी करके बिखेरा जा रहा है। बाजे गाजे के साथ घूमता दूल्हा निरीह जीव दिखाई पड़ता था। दामाद हो या नई नवेली दुल्हन, सलाम के लिए घर घर जाने का रिवाज है, जो हमने नहीं पुरखों ने बनाया था, जिसे इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है। गांव में रहना है, 10 ज़रूरतें हैं, जुम्मन ने जोर देकर कहा। हरीश ने तीखे शब्दों में कहा, आप चाहे जो समझें, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। आवाज़ सुनकर कमल हरीश की ओर बढ़ा। कमल को अपनी ओर आते देखकर हरीश चुप हो गया। हरीश का चेहरा तनाव से कसा हुआ था। क्या बात है हरीश, कुछ मुझे भी तो बताओ, कमल ने जिज्ञासा प्रकट की। प्रत्येक कार्यकलाप में कमल हरीश के साथ था, घर से लेकर यहाँ तक, लेकिन इस वक्त वह अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था। हरीश के पिताजी ने कमल के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं है बेटे, आप वहाँ बैठो। सामने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे मैंने आपके लिए एक चारपाई डलवा दी है, आराम करो। जात बिरादरी की कुछ समस्याएं हैं, हम निपटा लेंगे। कमल को लगा जैसे वह सचमुच बाहरी व्यक्ति है। उसने कातर दृष्टि से हरीश की ओर देखा। हरीश ने आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए कहा। कमल जाकर चारपाई पर बैठ गया। दोपहर होते होते बात पूरे गांव में फैल गई। जुम्मन के जवाई ने सलाम पर आने से मना कर दिया है। गांव के रांगड़ बल्लू रांगड़ की चौपाल पर जुटने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जोहड़ के पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिए हों। गोल गोल लहरें घूमकर किनारों तक फैल गई थी। रांगड़ गुस्से में फनाए घूम रहे थे। बल्लू रांगड़ का सीकिया पहलवान रामपाल कमल उपाध्याय को चाय की दुकान से धकियाकर चौड़ा हुआ घूम रहा था। अपनी बहादुरी का किस्सा समूचे गांव को सुना चुका था। कैसे एक चूहड़े को उसने चाय की दुकान में जांच छिपाकर चाय पीते रंगे हाथों पकड़ लिया। बाराती था इसलिए छोड़ दिया। यह हरकत किसी और ने की होती तो अभी तक अर्थी सज रही होती। लोग सुनते और मज़ा लेते, साथ ही अपनी ओर से कुछ जोड़ देते। दोपहर तक चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। बल्लू रांगड़ हालात देखकर खुद जुम्मन के घर आया। आते ही इसने जुम्मन और उसकी घरवाली को मेहमानों के सामने ही फटकार सुनाई। जुम्मन, तेरा जवाई अब तक सलाम पर क्यों नहीं आया?
तेरी बेटी का ब्याह है तो हमारा भी कुछ हक बनता है। जो नेक दस्तूर होता है वो तो निभाना ही पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां घर में बैठी इंतज़ार कर रही हैं, उसे लेके जल्दी आ जा। जुम्मन ने सिर पर लिपटा कपड़ा उतार कर बल्लू रांगड़ के पाँव में धर दिया। चौधरी जी, जो सजा दोगे भुगत लूँगा। बेटी को विदा हो जाने दो। जमाई पढ़ा लिखा लड़का है, गांव देहात की रीत न जाने है। तभी तो कहूँ जातकों को स्कूल न भेजा करो। स्कूल जाके कौन सा इन्हें बालिस्टर बनना है। ऊपर से इनकी दिमाग चढ़ जाएं। यूँ न घर के रहेंगे न घाट के। गांव की नाक तो तूने पहले ही कटवा दी, जो लौंडिया को 10वीं पास करवा दी। क्या ज़रूरत थी लड़की को पढ़ाने की। गांव की हवा बिगाड़ रहा है तू। इत तेरा जवाई सलाम पे जाने से मना कर रहा है, उसे समझा दे सलाम के लिए जल्दी आवे। बल्लू ने फैसला सुनाया। जुम्मन ने गिड़गिड़ाकर रिरियाहट भरे शब्दों में कहा, चौधरी जी, मेरी लाज रख लो। मैं तो थारा गुलाम हूँ। मेरा तो जीना मरना सब कुछ थारी ही गेल है। जो कहोगे करूँगा। बस करके बेटी को विदा हो जान दो, मैं थारे पाँव में नाक रगड़ूं। बल्लू रांगड़ गुस्से में फनफनाता चल दिया। जाते जाते चेतावनी देकर बोला, इन शहर वालों को कह देना कौवा कभी भी हंस ना बन सके है। बल्लू के जाते ही कमल ने हरीश से पूछा, कौन था वह, इस तरह डरा धमका क्यों रहा था। हरीश ने चुप रहने का इशारा किया। सभी भय से सहम गए थे। बल्लू रांगड़ के जाते ही विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। जुम्मन ने जात बिरादरी की स्त्रियों को हिदायत दे दी थी, टीके की रस्म जल्दी निपटाएं। बिना हो हल्ले के रांगड़ कभी भी रौला कर सकते हैं। शादी की सारी चहल पहल पल भर में सन्नाटे में सिमट कर बदल गई थी। इस सन्नाटे का शोर कमल उपाध्याय को बेचैन कर रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसने हरीश की ओर देखा। हरीश की आंखों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान के उगते सूरज की चमक दिखाई पड़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ गर्मजोशी से दबाया, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को आश्वस्त किया। नीम के पेड़ पर हरी नर्म पत्तियां हिल रही थी, मानो मानो हौसला दे रही हो। जल्दी जल्दी बारात को खाना खिलाया गया। कमल और हरीश खाना खाकर नीम की छांव में पड़ी चारपाई पर बैठ गए थे। सामने दीवार की ओर मुँह करके एक 10-12 बरस का लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसे ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा आंगन में घुसा। उसके हाथ में नान और मीट था। दीपू, ओ दीपू कहाँ है, ये लौंडा भी बहुत दिक करे है। चूड़ों के घर पैदा होके बामनों सी बोली बोले हैं। उसे दीवार के पास खड़ा देख उसने डांटा, तू यहाँ छिपा खड़ा है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ले रोटी खा ले। ले देख कितना अच्छा मीट बना है। बूढ़े ने मनाने की कोशिश की। ना, मैं नहीं खाता, इसे खाए मेरा मूत, लड़के ने ऐंठते हुए कहा। पर क्यों, क्या हुआ है इसमें, बूढ़े ने तल्खी से कहा। मुसलमान के हाथ की बनी रोटी मैं नहीं खाता, लड़के ने दूर हटते हुए कहा। मुसलमान? कौन मुसलमान? वो जो गाड़ा वहाँ बैठा रोटी बना रहा है। लड़के ने रोटी बनाने वाले कारीगर की ओर इशारा किया। वो तो हिंदू है, चल कर देख ले। बूढ़ा उसे खींच कर ले जाने लगा। लड़का घिसटते हुए बूढ़े के पीछे पीछे जा रहा था। चीख चीख कर कह रहा था, नहीं, वह मुसलमान है, मैं नहीं खाऊंगा उसके हाथ की बनी रोटी, मैं नहीं खाऊंगा। अबे उल्लू की दम, एक बार चल के तो देख ले, फिर कहना। बूढ़ा उसे घसीट कर भट्टी की ओर ले गया, जहाँ नान बन रहे थे। लड़के के चीखने की आवाज़ लगातार आ रही थी, नहीं नहीं, मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कमल और हरीश फटी फटी आँखों से उस लड़के को देख रहे थे। कुछ देर पहले जगा आत्मविश्वास लड़के की आवाज़ में दबने लगा था।
कमल और हरीश दोनों खामोशी के अंधेरे जंगल में भटक गए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली।